शादी की पहली रात जब मैंने अपनी बीवी जोया को देखा तो उसकी सांवली काली शक्ल देखकर मेरा दिल भर आया। मैं गुस्से में था और उसी वक्त उसे तलाक देने वाला था कि वो मेरे कदमों में गिर गई और रोते हुए बोली, आप चाहे तो दूसरी शादी कर लीजिए, लेकिन मुझे इस घर में रहने दीजिए। मैं किसी कोने में पड़ी रहूंगी, बस इस छत से महरूम मत कीजिए। उस वक्त मैंने फैसला किया कि एक हसीन लड़की से निकाह करूंगा और उसे इस घर में ले आऊंगा। मेरी पहली बीवी फिर एक नौकरानी की तरह उसकी खिदमत करने लगी। घर के सब लोग खुश थे क्योंकि उन्हें मुफ्त की एक नौकरानी मिल गई थी। लेकिन एक रात मुझ पर ऐसा इंकशाफ हुआ कि मेरी रूह कांप गई। मैं घर के बाहर खड़ा था, अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला और जो मंजर मेरी आंखों के सामने था उसने मेरे पांव तले जमीन खींच ली। सर्दी के बावजूद पसीना माथे से बह रहा था, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं बेकाबू होकर अतीत की यादों में खो गया। 3 साल पहले जब मैं लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़कर वापस आया तो मेरी शख्सियत बिल्कुल निखर चुकी थी। खानदान में मेरा कोई मुकाबला नहीं था। यहाँ के लड़के तो छोटी उम्र में ही वर्कशॉपों या दुकानों पर बिठा दिए जाते थे, मगर मेरे वालिदैन ने दिन रात मेहनत करके मुझे लंदन भेजा था और मैं खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस करता था। मैं बहुत ही लायक और काबिल था, इसलिए जल्दी ही स्कॉलरशिप हासिल कर ली। 4 साल लंदन में पढ़कर जब लौटा तो मैं पूरी तरह बदल चुका था। मेरे घर आने की खुशी में मेरी अम्मी ने पूरे खानदान को दावत पर बुलाया। खानदान की लड़कियां चोरी छिपे मुझे देख रही थी और एक दूसरे की तरफ इशारे कर रही थी। हर माँ की यही तमन्ना थी कि मैं उनका दामाद बनूं। ये ख्याल मेरे अंदर एक अजीब सा गुरूर भर गया। मैं हवा में उड़ने लगा, और उड़ूं भी क्यों ना। मैं खूबसूरत था, आला तालीम हासिल की थी और वापस आते ही मुझे एक बेहतरीन नौकरी मिल गई थी। हमारे माली हालात सुधरने लगे। इन सब चीज़ों ने मिलकर मेरी शख्सियत में एक अजीब सा घमंड पैदा कर दिया। दावत के दौरान ही मैं सोचने लगा कि मेरी दुल्हन मेरी टक्कर की होनी चाहिए। ये ख्याल मेरे दिल में इस तरह बैठ गया कि अब कोई भी लड़की मुझे आसानी से पसंद नहीं आती थी। मैं हर लड़की को अपने मापदंड पर परखता था। दावत खत्म हुई तो मेरी अम्मी बहुत खुश थी। वो बार बार मेरी बलाएं ले रही थीं। पहले इस खानदान के लोगों ने मुझे कभी मुंह नहीं लगाया था, और आज मेरा बेटा आला तालीम लेकर लौटा है तो देखो सब मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, अम्मी फ़क्र से कह रही थी। मैं मुस्कुरा दिया तो वो अब्बा के पास जाकर बैठ गई और किसी रिश्तेदार के बारे में बताने लगी जिन्होंने मुझे अपनी बेटी देने की बात की थी। अम्मी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अम्मी मेरे लिए लड़की ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगा। मेरी बात सुनकर अम्मी का चेहरा उतर गया। वो सख्त लहजे में बोली, खबरदार जो ऐसी बात मुंह से निकाली। शादी में नस्ल और ज़ात सब देखनी पड़ती है। पता नहीं कहाँ से कोई लड़की उठा लाओगे। सबसे पहले तो ये देखना होता है कि लड़की घर बसाने वाली होनी चाहिए। इसलिए शादी तो तुम्हारी मैं अपनी मर्जी से ही करूंगी, और फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए मैं हीरे जैसी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। अम्मी की बात सुनकर मैं चुप हो गया। लड़की चाहे अम्मी ढूंढे या मैं, चाहिए तो मुझे भी हीरे जैसी लड़की ही थी। उसी वक्त मेरे मोबाइल पर कॉल आई तो मैं घर से बाहर निकल गया, मगर दिमाग अब तक अम्मी की बातों में उलझा हुआ था। शादी की ख्वाहिश तो हमेशा से मेरे दिल में भी थी, और वैसे भी कौन सा ऐसा लड़का होगा जिसे शादी की चाह न हो। और मेरे पास तो सब कुछ था, सिवाय एक खूबसूरत बीवी के, जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। जो मेरे साथ हो तो लगे कि हाँ, ये सच में मेरी बीवी है। एक दिन मैं नौकरी से घर आया तो माहौल कुछ अलग सा लगा। घर में रौनक थी। मैंने आगे बढ़कर ड्राइंग रूम में झांका। एक अजनबी औरत मुझे देखते ही मुस्कुराई और उठकर मेरे पास आई। वो बोली, माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा। और फिर उसने मेरे माथे पर प्यार से बोसा दिया। मैं अब तक उन्हें पहचान नहीं पाया था, मगर अम्मी ने बताया, ये तुम्हारी बुआ हैं, दूसरे शहर में रहती हैं, तुमसे मिलने आई हैं। मैंने सर हिला दिया। वो मुझसे बहुत प्यार से पेश आ रही थी। असल में बुआ की शादी एक गरीब किसान से हुई थी। शादी के बाद वो गांव चली गई, फिर वहां से एक छोटे शहर में रहने लगी। हमारा उनसे ज़्यादा मेलजोल नहीं था, और मैंने तो अपनी जवानी का ज़्यादातर वक्त लंदन में गुजारा था, इसलिए मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। बुआ के साथ उनके शौहर भी आए थे। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वो बहुत गरीब हैं। उनके कपड़े सादे लेकिन साफ सुथरे और इस्त्री किए हुए थे। वो अब्बा से बहुत अदब से मिल रहे थे, और अम्मी बार बार उनके सामने खाने पीने की चीज़ें रख रही थीं। मुझे ये सब अजीब लगा, क्योंकि मैंने कभी अम्मी को अपने ससुराल वालों की इतनी खातिर करते नहीं देखा था। खैर, मैं कंधे उचकाता हुआ अपने कमरे में चला गया। रात देर तक घर में महफिल जमी रही। अगली सुबह मैं दफ्तर चला गया, और जब वापस लौटा तो अम्मी बहुत खुश थी। उन्होंने बताया, तुम्हारी बुआ यहाँ इसलिए आई हैं कि तुम्हें अपना दामाद बना सकें। मैं हैरान होकर मुस्कुराया।
लोग तो अब मुझे अपना दामाद बनाने के लिए घर आ रहे थे। अम्मी बहुत खुश थी और इस रिश्ते के लिए राजी भी, मगर मुझे ऐतराज था। मैं शादी से पहले लड़की को एक बार देखना चाहता था। जब अम्मी ने मेरी ये बात सुनी तो हंस पड़ी और बोली, अरे तुम फिक्र मत करो, मैंने लड़की को देख लिया है। वो बहुत अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है और तुम्हारी सारी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। बस इतना है कि वो लोग गरीब हैं और दूसरे शहर में रहते हैं, इसलिए हमें वहां जाकर देखने का वक्त नहीं मिलेगा। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में ताकत नहीं बची कि तुम्हारे नाज नखरे उठाऊं। जब तुम्हारी बीवी आएगी तो वही तुम्हारे नखरे उठाएगी। अम्मी की बात मुझे न चाहते हुए भी माननी पड़ी। वैसे भी अम्मी को कोई चीज़ इतनी जल्दी पसंद नहीं आती थी, और अगर अब वो किसी लड़की की तारीफ कर रही हैं तो यकीनन वो बहुत अच्छी और काबिल होगी। मेरे हाँ कहते ही घर में शादी की हलचल शुरू हो गई। शादी की तैयारियों में मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह उस लड़की से बात हो सके, मगर पता चला कि वो लोग इतने गरीब हैं कि लड़की के पास मोबाइल तक नहीं है और वो इस तरह की मुलाकात को भी पसंद नहीं करती। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शादी में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे। मैं बेसब्री से अपने शादी के दिन का इंतज़ार करने लगा। दफ्तर में भी सबको खबर हो गई थी। लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। मेरे दफ्तर के लोग सब ऊंचे तबके के थे, इसलिए मैंने भी अपने वलीमे की दावत शहर के सबसे बड़े हॉल में रखने का इंतज़ाम किया था। आखिरकार शादी का दिन आ गया। मैंने रुपया पैसा पानी की तरह बहा दिया। बारातियों के कपड़ों से लेकर दहेज की हर चीज़ तक सब कुछ शानदार था। मैं चाहता था कि जितनी मेरी बीवी हसीन हो उतनी ही उसकी शान के मुताबिक तैयारियां हों। बारात लेकर हमें दूसरे शहर जाना था। हमारे यहाँ रिवाज था कि दूल्हे के साथ सारे दोस्त और रिश्तेदार दुल्हन के घर जाते हैं। सफ़र की थकान से सबका हाल खराब था, लेकिन मुझे अपनी शादी की खुशी थी। बुआ के छोटे से घर में दूल्हे की तरह बैठना मुझे भारी लग रहा था। मैंने अम्मी से कहा कि बुआ से कहें कोई हॉल बुक कर लें, मगर अम्मी ने धीमे से कहा, वो बहुत गरीब लोग हैं बेटा, अफोर्ड नहीं कर सकते। थोड़ी ही देर में निकाह हो गया। निकाह के बाद खजूर और मिठाइयाँ बांटी गईं, बारातियों को भी दी गई, लेकिन दुल्हन वालों की तरफ से खाने का कोई इंतज़ाम नहीं था। आखिर मैंने अपने बगल में बैठे ससुर से पूछा तो वो बोले, बेटा हमने पहले ही कहा था कि हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम सब बारातियों को खाना खिला सकें। तुम्हारी अम्मी से बात हो चुकी है, उन्होंने कहा था कि बारातियों को खाना वो खुद खिलाएंगी। अपने ससुर की बात सुनकर तो जैसे मेरे सिर पर आसमान ही टूट पड़ा। मुझे बेहद गुस्सा आया। ये तो मेरी खुली बेइज्जती थी। मेरे साथ आए मेहमान क्या सोचेंगे कि मैंने ऐसे लोगों में शादी की है जो अपनी बेटी के ससुराल वालों को खाना तक नहीं खिला सकते। ये सोचकर मेरा खून खौलने लगा। ससुराल वालों के लिए मेरे दिल में नफरत की पहली दरार पड़ चुकी थी। मैं चुपचाप उठा और बाहर जाकर खाने का इंतजाम करवाया। कुछ देर में खाना आ गया और बाराती खाने लगे। मैं अम्मी से सब पूछना चाहता था, मगर वक्त ठीक नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद मेरी दुल्हन को मेरे बराबर बिठा दिया गया। मैं उसे देखकर कुछ राहत महसूस करने लगा। वो लंबे कद की थी और उसके चेहरे पर घूंघट था। उसके नाजुक जिस्म को देखकर मैंने सोचा, यकीनन ये बहुत खूबसूरत होगी। मुझे अब रुखसती की जल्दी होने लगी, क्योंकि मैं और वहां बैठना नहीं चाहता था। थोड़ी ही देर में हम दुल्हन को लेकर वापस निकल पड़े। घर पहुंचते पहुंचते रात के 2 बजे बज चुके थे। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था, मगर मेरी अम्मी को रस्मों की पड़ी थी। छोटी छोटी कई रस्में करते करते पूरी रात गुजर गई। आखिर मैंने अम्मी की तरफ देखा और कहा कि मैं थक चुका हूं, अब कमरे में जाना चाहता हूं। अम्मी मुस्कुराई और दुल्हन को मेरे कमरे में बिठा दिया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जिसकी वजह मुझे समझ नहीं आई। जब सब मेहमान कमरे से निकले तो मैं पलटा। कमरा असली फूलों से सजा हुआ था। दुल्हन बिस्तर पर अपना लहंगा फैलाए बैठी थी। मैं काफी देर तक उसे देखता रहा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी आज पूरी हो गई थी। मैं मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसका घूंघट उठाया, मगर सामने जो नज़ारा था उसने मेरे होश उड़ा दिए। ये क्या? मैं हैरत से उसे देखता रह गया। वो मेरी बुआ की बेटी जोया थी। दुल्हन के रूप में सजी संवरी बैठी थी। वो मुस्कुरा रही थी, मगर उस मुस्कान में कोई आकर्षण नहीं था। उसका रंग बहुत गहरा काला था और नक्श भी साधारण थे। उसे देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी झिझक और घृणा सी उठी। वो नजरें झुकाए चुप बैठी थी, शायद मेरी तारीफ या मुंह दिखाई के तोहफे का इंतजार कर रही थी। लेकिन एक नज़र डालने के बाद मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं उसे दोबारा देखूं। मेरे गुस्से से दिमाग की नसें तनने लगी। आखिरकार मैंने सिर थामते हुए कहा, ये सब क्या है? मेरी माँ ने कहा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मगर तुम तो इतनी बदसूरत हो कि एक बार देखने के बाद दोबारा देखने का मन नहीं करता। तुम मेरे मापदंड के लायक नहीं हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो बिना देखे शादी कर ली।
मेरी बात सुनकर वो धीरे धीरे मुस्कुराती हुई लड़की अचानक चौंक गई। मेरी तल्ख बातों से उसकी आंखों में आंसू भर आए। मगर मैं क्या करता? मुझे स्याह रंगत से हमेशा से चिढ़ थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बीवी इतनी काली होगी। गहरी सांवली त्वचा पर मेकअप ने उसे और भी अजीब बना दिया था। मैं गुस्से में बिस्तर से उतर गया और बोला, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा। मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर नहीं रख सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कल वलीमे की दावत में क्या करूंगा। सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये सोचकर मेरा दिल बैठ गया। मेरी बात सुनकर वो अचानक बिस्तर से उठी और मेरे पैर पकड़कर रोने लगी। खुदा के लिए मुझे मत छोड़ना, मुझे तलाक मत देना। मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं कोने में पड़ी रहूंगी, घर का सारा काम करूंगी, मगर मुझे मत छोड़ना। वो जारो कतार रो रही थी। उसके काले हाथ मेरे सफ़ेद पैरों पर अजीब लग रहे थे। मैं घबरा कर पीछे हट गया। मेरा मन कर रहा था कि कमरे की हर चीज़ तोड़ दूं। काफ़ी देर तक कमरे में टहलने के बाद जब कुछ समझ नहीं आया तो मैं बाहर निकल आया। बाहर आया तो देखा अम्मी सोफे पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। मुझे देखकर वो हल्के से मुस्कुराई। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। शायद उन्हें पहले से पता था कि हकीकत सामने आते ही मेरा यही हाल होगा। मैं काफ़ी देर तक गाड़ी लेकर सड़कों पर भटकता रहा और उसी वक्त मैंने ठान लिया, मैं अपनी पसंद की, अपने मापदंड की एक हसीन लड़की से ही शादी करूंगा। अगले दिन वलीमे की दावत थी। मैंने अपनी पत्नी जोया से साफ कह दिया कि वो चेहरा न उठाए। उसने मेरी बात मान ली और जो भी मेहमान पूछते कि दुल्हन कब घूंघट उठाएगी, वो खुद ही मुस्कुराकर बात बदल देती। मेरा मन उससे पूरी तरह उचट चुका था। शादी के बाद जब रिश्तेदारों की दावतों का सिलसिला शुरू हुआ तो मैं हर बार कोई न कोई बहाना बना देता और दूसरे ही दिन दफ्तर चला गया। मेरा सबसे अच्छा दोस्त आर्यन कुछ समझ गया था, क्योंकि मेरे जैसे घूमने फिरने के शौकीन आदमी का शादी के अगले ही दिन ऑफिस जाना उसे अजीब लगा। उसने मुझे शाम की दावत पर अपने घर बुलाया। मैंने पहले टालना चाहा, लेकिन उसने जोर देकर कहा, तुम्हें आना ही होगा। वैसे भी कौन आदमी शादी के अगले दिन दफ्तर जाता है, और तुम तो हनीमून पर भी नहीं गए। कम से कम अपनी बीवी को तो मेरे घर लेकर आओ। मैंने उसकी बात मान ली और शाम को अपनी बीवी के साथ उसके घर गया। जैसे ही उसने मेरी पत्नी का चेहरा देखा, वो सब कुछ समझ गया कि मैं इतना उदास क्यों हूं। उसके घर वालों ने तरह तरह के पकवान बनाए थे। सब लोग मुझे अपने घर का ही सदस्य मान रहे थे, जबकि मैं पहली बार उनके घर गया था। जब खाने का वक्त हुआ तो मैं चौंक गया, क्योंकि उसकी छोटी बहन सारा खाने की मेज़ पर डिशें सजा रही थीं। उसे देखकर मेरी नज़रें ठहर गईं। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी, जैसे किसी परियों की दुनिया से उतरी हो। उसका नपाला कद, घुंघराले बाल और दूध जैसी सफ़ेद रंगत ने मेरे दिल दिमाग पर जादू कर दिया। बिल्कुल वैसी ही लड़की को तो मैं अपनी दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। वो सादगी में भी बेहद दिलकश लग रही थी। उसके चेहरे पर एक नरमी थी और बोलने का ढंग बहुत शालीन। हर बार जब वो प्लेट आगे बढ़ाती, उसके हाथों की हल्की सी कंपन मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जगा देती। उस रात मैं बहुत देर तक जागता रहा। उसकी बातें, उसकी नज़रें, उसकी मुस्कान सब मेरे जहन में घूमती रहीं। मेरा दिल कह रहा था कि ये कोई संयोग नहीं, बल्कि मेरी तकदीर का इशारा है। आर्यन के घर से लौटते वक्त मैंने तय कर लिया कि मैं हर हाल में उसी से शादी करूंगा। अगले ही दिन मैंने अपने दोस्त से उसकी बहन का रिश्ता मांग लिया। वो चौंक गया और बोला, अभी तो तुम्हारी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं। मैंने कहा, वो मेरे माँ बाप की पसंद थी, लेकिन मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहता हूँ, एक खूबसूरत लड़की से। और अब तो मुझे तुम्हारी बहन से मोहब्बत हो गई है। यकीन मानो, मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। वो कुछ देर तक सोचता रहा, लेकिन मेरी दौलत, रुतबा और शानो शौकत देखकर आखिरकार उसने हामी भर दी। मैं बेहद खुश था। जब मैंने माँ को बताया तो वो न नाराज़ हुई न हैरान। बस मुस्कुराकर बोली, बेटा, दूसरी शादी तुम्हारा हक है। अगर पहली बीवी इजाज़त दे दे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन अब्बा बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने साफ मना किया, मगर मैंने किसी की परवाह नहीं की। एक हफ्ते बाद ही मैं सारा को ब्याह कर अपने घर ले आया। मेरी पहली बीवी जोया ने उसे देखा तो एक पल को ठिठक गई, लेकिन फिर चुपचाप आगे बढ़ गई। मैंने अलमारी से उसके कपड़े निकालकर सोफे पर फेंक दिए और कहा, अब इस कमरे में सारा रहेगी। तुम या तो अम्मा के कमरे में सो जाओ या स्टोर रूम में। वो कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। फिर उसने चुपचाप स्टोर रूम को ही अपना ठिकाना बना लिया। माँ दिन भर उससे घर के सारे काम करवाती और थोड़ी सी गलती पर सख्त डांट पड़ती थी। फजर से पहले उठकर पूरे घर की सफाई, नाश्ता बनाना, बर्तन मांजना, दोपहर में कपड़े धोना और शाम को चूल्हा संभालना।
अगर थोड़ी सी देर होती या कोई चीज़ रह जाती तो माँ की आवाज़ गूंज उठती। बीवी की आंसू भरी खामोशी धीरे धीरे उसके दिल में गिरती रही, जैसे हर दिन एक नया जख्म छोड़ जाता हो। मैं माँ का ये रवैया देखकर चौंकता तो था, पर फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उस औरत, मेरी पहली बीवी में मेरी अब कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। मैं तो सारा के साथ खुश था। वो मॉडर्न फैशन वाली, खूबसूरत और आकर्षक पोशाक पहनने वाली थी। जब भी उसे देखता तो दिल खिल उठता और मन कहता, यही सच्चा सौंदर्य है। उसकी मौजूदगी ने मेरी पहली बीवी से मोह भंग कर दिया था। घर के कामों की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि सब कुछ मेरी पहली बीवी निपटा देती थी। फिर मैंने सारा के साथ हनीमून मनाया। 2-3 महीने मरी और एबटाबाद की ठंडी हवाओं में गुजारे। लौटने पर खबर मिली कि वह माँ बनने वाली है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने सारा का खूब ख्याल रखा और 9 महीने पूरे होने का बेसब्री से इंतज़ार किया। इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुईं और खुशखबरी का वक्त आ गया। एक रात पेट में तेज़ दर्द उठा। मैं कांपते हाथों से एम्बुलेंस बुलाई और सारा को अस्पताल ले गया। मैं कमरे के बाहर तड़पता रहा। कुछ घंटों के बाद नर्स की मुस्कान और शब्द, बेटा हुआ है, सुनते ही मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। 3 दिन बाद हमने सारा और नन्हे बेटे को घर लाया। बच्चे को देखकर मेरी जिंदगी मुकम्मल लगने लगी, पर दिल के एक कोने में पहली बीवी की हालत की पीड़ा कांटे की तरह चुभने लगी। कितनी मारें खाई होंगी, कितने ताने सहे होंगे, फिर भी उसके होठों से एक शिकवा तक नहीं निकला। उसकी वही चुप्पी मेरे दिल पर भारी पड़ने लगी। फिर एक रात जो कुछ मैंने देखा, उसने मेरे संयम के बांध तोड़ दिए। मैं टूट टूट कर रो पड़ा। मेरी रोने की आवाज़ सुनकर बच्चा भी जागकर रोने लगा। मैंने सारा को उठाकर बच्चे की तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की, पर वो करवट बदलकर सो गई। वो बहुत सुंदर थी, पर ममता कुछ कम थी। मैंने अपने बच्चे को अपने हाथ में लेकर सुलाया और बेचैनी में उस कमरे की ओर बढ़ा। वहां जो नजर आया उसने मेरी रूह कंपा कर रख दी। मेरी बदसूरत बीवी पर माँ लगातार जुल्म कर रही थी। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। माँ गुस्से में कांपती हुई पास आई। उसके बाल मुट्ठी में पकड़कर चिल्लाई, जानती है तू क्यों? क्या वजह थी कि मैंने तेरे माँ बाप को भुलाया नहीं? जब तेरी माँ ने मुझे बड़े ही अपमान से गुजर कर छोड़ा था, तब से मैंने उस दिन को नहीं भुलाया। जब मैंने आयान, मेरा नाम के बचपन में ही तुम्हारे रिश्ते की बात कही थी, तब तुम्हारे पिता अच्छी नौकरी पर थे और तुम्हारी माँ भी दौलत में मस्त थी। उसने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, मेरी इज्जत का अपमान किया। अब अल्लाह ने इस दुनिया में मुझसे उसका बदला ले लिया। सारा धन संपत्ति तुम लोगों से छीन ली और इज्जत भी ले ली। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना कर्ज अपनी ननद से वसूल कर लिया जाए। आज मैं तुझ पर वही तमाशा दोहरा रही हूं। मैंने तुझे इस घर में बहू बनाकर नहीं, अपने बदले का जरिया बनाकर लाया है, ताकि वही दर्द तुझ पर टूटे जो तेरी माँ ने मेरे दिल पर बरसाए थे। ये कहकर वो जोया के चेहरे पर थप्पड़ मारती, हंसती, फिर रोती जैसे पागल हो गई हो। उसकी आंखों में पुराने जख्मों का जहर भरा था और जोया बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ी, मानो अपनी माँ के गुनाहों की सजा भुगत रही हो। मैं फौरन अंदर गया, माँ को संभाला और बोला, माँ, अगर बुआ ने आपका मजाक उड़ाया था तो वो उनका गुनाह है। इस मासूम की क्या गलती है? पहले आपको सच पता होता तो मैं ऐसा कभी होने देता। ये सुनकर माँ सन्न रह गई। मैंने जल्दी से जोया के बंधे हुए हाथ खोल दिए। वो उठ खड़ी हुई और चुपचाप मेरे पास से गुजर गई। उसने एक नज़र उठाकर मुझे देखा। उस एक नज़र में सब कुछ था। मैं अंदर तक कांप उठा। मुझे अपने दफ्तर के लोगों के बदलते रवैये याद आने लगे। मेरे बारे में बार बार शिकायतें हो रही थीं। मैंने हाथ बढ़ाकर अपनी बीवी को जाने से रोका और माँ से कहा, माँ, आपने ठीक नहीं किया। आपने अपने बदले के लिए इस बेचारी को सजा दी है। अगर मुझे पहले सच पता होता तो मैं ऐसा कभी होने नहीं देता। अब से मैं बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूंगा कि आप उस पर कोई अत्याचार करें। मैंने जोया का हाथ पकड़ा और उसे दूसरे कमरे में ले गया। पहली बार मेरे दिल में उसके लिए नरमी पैदा हुई थी। मैं बहुत देर तक रोता रहा और उससे माफ़ी मांगी। दिल ही दिल में मैंने तय कर लिया कि अब मैं जोया को उसका असली मुकाम दूंगा। मैंने नरमी से कहा, जोया, मैं तुम्हारे लिए एक अलग मकान किराए पर ले लूंगा ताकि तुम सुकून से जिंदगी गुजार सको। ये सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कांपती हुई आवाज में बोली, आयान, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। आज मुझे लगा जैसे मेरा रब मेरी दुआ सुन रहा है। अगले ही दिन मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उससे किराए का मकान मांग लिया। कुछ दिनों बाद जोया अपने नए घर में चली गई। अब वो वहाँ सारा दिन घर के कामकाज करती, नमाज पढ़ती और शाम को कुरान की तिलावत करती। उसके चेहरे पर अब वही सुकून और रोशनी झलकने लगी थी जो कभी उसके आंसुओं ने छिपा दी थी। मैं अक्सर शाम के वक्त उसके पास जाता, उसके लिए फल या खाने की चीज़ें लेकर।
धीरे धीरे हमारे बीच वो करीबी और भरोसा वापस आ गया जो बरसों पहले टूट चुका था। वो उतनी बदसूरत भी नहीं थी जितना मैं उसे समझता था। और आज मैंने ये बात मान ली कि असली खूबसूरती चेहरे या जिस्म में नहीं होती, बल्कि असली खूबसूरती तो इंसान के अखलाक में होती है। मैंने अपने वैवाहिक रिश्ते भी उसके साथ दोबारा कायम कर लिए। अब वो खुश रहने लगी थी। उसके लहजे में शुक्रगुजारी झलकने लगी थी। अब मैं एक दिन जोया के साथ गुजारता और एक दिन सारा के साथ। मेरी माँ को ये सब देखकर कुछ बेचैनी जरूर होती थी, मगर मैंने तय कर लिया था कि अब किसी पर जुल्म नहीं होने दूंगा। खुदा के लिए अपने गुनाहों और किए गए जुल्म का बदला किसी और से मत लीजिए, खासतौर पर बेटियों से। किसी बाप या दादा की गलती का बोझ उसकी बेटियों के कंधों पर मत डालिए। बेटियां नाजुक होती हैं। जब कोई अपनी बेटी आपको देता है तो वो अपने दिल का एक टुकड़ा आपके हवाले करता है। उसकी इज्जत कीजिए, उसका ख्याल रखिए और उसकी जिंदगी में मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार दीजिए। कभी भी किसी इंसान, मर्द या औरत के चेहरे, रंग या शक्ल सूरत का मजाक मत उड़ाइए। ये सब अल्लाह ताला की मखलूक है और वही जिसे जैसे चाहे बनाता है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम रहम, अदल और इज़्ज़त के साथ पेश आएं। आखिर में दुआ है, ए खुदा हमारी बेटियों के नसीब में इज़्ज़त, सुकून और खुशियाँ लिख दें। हमें ताकत दे कि हम किसी के दुख का सबब न बने, बल्कि मुसीबत में उसका हाथ थामने वाले बने। आमीन।